हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल कहानी कानों में कंगना। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी को। कानों में कंगना। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं। तो कानों में कंगना कहानी लिखा है राधिका रमण प्रसाद सिंह ने, जिनको हम शैली सम्राट भी कहते हैं। अर्थात इनका जन्म 10 सितंबर 1890 रोहतास बिहार में हुआ था। वहीं इनका निधन 26 मार्च 1971 ईस्वी में हुआ। 1920 में इन्हें राजा की उपाधि दी गई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि पीटीटी की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है कि किस लेखक को राजा की उपाधि दी गई थी, तो वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह को। 1942 से 1952 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य भी ये रह चुके हैं और 1933 से 1940 में बिहार हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष के पद पर भी ये कार्यरत थे। आगे हम देखेंगे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह। अर्थात उससे पहले हम इनके पिता का नाम देख लेते हैं कि इनके पिता का नाम था राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह। वह भी एक कवि थे और राधिका रमण प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में बीए और 1914 ईस्वी में एमए की परीक्षा इतिहास विषय से पास की थी और 1962 ईस्वी में इनको हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने गद्य विधा में कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु उपन्यास एवं संस्मरण लिखा है। अब मैं आपको इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास बता देती हूँ क्योंकि परीक्षा में इनके उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनका सबसे चर्चित उपन्यास है राम रहीम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राम रहीम किसके उपन्यास का नाम है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं दूसरा उपन्यास है पुरुष और नारी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पुरुष और नारी किसका उपन्यास है और ये लिखा गया था 1939 ईस्वी में। वहीं इनका तीसरा उपन्यास है वो है सूरदास, जो लिखा गया था 1942 ईस्वी में। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है कानों में कंगना और इनकी एक संस्मरण रचना भी है जिसका नाम है टूटा तारा, जो प्रकाशित हुई थी 1941 ईस्वी में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि टूटा तारा किसकी संस्मरण रचना है, तो वो राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। आगे हम देखेंगे इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। कुसुमांजलि, जो प्रकाशित हुई थी 1912 ईस्वी में। गांधी टोपी 1938 ईस्वी में। वहीं वे और हम 1956 ईस्वी में। बिखरे मोती 1965 ईस्वी में। हवेली और झोपड़ी 1951 ईस्वी में। नारी क्या एक पहेली है 1951 ईस्वी में इनके प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना किस सन में लिखा गया और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसके प्रकाशन का वर्ष क्या है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कानों में कंगना का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913 ईस्वी। वहीं ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है इस कहानी के माध्यम से। कानों में कंगना का प्रारंभ बेहद आकर्षक है किंतु इसका अंत दुखद है। अर्थात इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पत्नी से अलग दुनिया में प्रेम, फरेब, धोखा, विश्वासघात का चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से राधिका रमण प्रसाद जी ने आदर्शवाद की स्थापना करना चाहते हैं, यानी प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की स्थापना इस कहानी का मूल्य उपदेश रहा है।
और इस कहानी की जो विषय वस्तु है वो है भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का असर, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, गलतियों पर प्रायश्चित, पछतावा, प्रेम और आदर्श की स्थापना। अब हम देखेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्र, क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा कि परीक्षा में पात्र से संबंधित प्रश्न 1 से 2 तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में जितनी भी कहानी उपन्यास हैं उन सब के हमें पात्र और वो कहानी कब प्रकाशित हुई, किस सन में प्रकाशित हुई, वो सब हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं इस कहानी के पात्र। किरण कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री नरेंद्र की पत्नी है। नरेंद्र लेखक है, किरण का पति है, योगेश्वर का शिष्य है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता हैं। किन्नरी एक वेश्या है जिसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है। और इस कहानी में 2 पात्र और हैं, एक है जूही, ठीक है, जो जूही है वो नरेंद्र के घर में काम करने वाली एक सेविका है, और एक है मोहन जो नरेंद्र को जानने वाला है, नरेंद्र के पहचान वाला है। आगे हम देखेंगे इस कहानी की समीक्षा। इस कहानी की समीक्षा देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो ये कहानी जो है ये 3 अंकों में है, जिसमें प्रथम भाग में किरण और प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है। द्वितीय भाग में हृदय केश, किसका, हृदय केश की सुंदरता और नरेंद्र का किरण से विवाह होता है। और तीसरे भाग में मुरादाबाद में नरेंद्र का चारित्रिक पतन, किरण का बिछड़ना और नरेंद्र का पश्चाताप का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अर्थात इस कहानी में 2 जगहों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। पहला है हृदय केश और दूसरा है मुरादाबाद। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कानों में कंगना कहानी में किस 2 जगहों का चित्रण देखने को मिलता है। तो एक है हृदयकेश और दूसरा है मुरादाबाद। और इस कहानी को नायक ने स्वयं लिखा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये कहानी नायक की आप बीती है। अब हम देखेंगे इस कहानी की समीक्षा, जिससे आपको कहानी की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी की समीक्षा। कानों में कंगना कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। यह कहानी पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र जो है वो किरण है। कहानी की शुरुआत ही होती है जिसमें नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। किरण बताती है कंगना। किरण एक भोली भाली सी कन्या थी। किरण पर नरेंद्र मोहित हो गया था। हृदयकेश के पास एक सुंदर वन में कुटिया बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर कौन थे? किरण के पिता थे। नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन योगेश्वर किरण को पास बैठा कर पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहज उठ खड़े हुए। नरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया। अश्रु भरे नैनों के साथ वे दुनिया छोड़ चल गए। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक के चाल चलन में खड़े हो जाएं तो संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। एक विवाहिता के परिधान और श्रृंगार में किरण नरेंद्र को मोहित किया करती थी। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन नरेंद्र मोहन के घर गया, जहां उसे एक किन्नरी मिली। उसको देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया। तभी से वह सब कुछ छोड़ उस किन्नरी के पीछे पागल सा हो गया। इस तरह 5 महीने बीत गए। इस दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार भेंट में दिए। किरण के सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी नरेंद्र उस किन्नरी को दे देता था। जब उस किन्नरी को देने को कुछ नहीं बचा, तब नरेंद्र ने किरण से पूछा, कोई गहना बचा है क्या? कोई गहना बचा है क्या? इस समय तक केवल किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने अपने कानों में पहन रखा था।
उसने अपने कंगनों को उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया तो नरेंद्र को उस प्रथम पल की याद आई जब पहली बार नरेंद्र ने किरण को देखा था। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस कहानी की तुलना किससे की गई है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से की गई है। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र देखने को मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ अंगूठी एकमात्र निशानी होती है, उसी प्रकार इस कहानी में भी प्रेम का साक्षी है कानों में कंगना ही था। किरण को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि नरेंद्र का किसी और पराई स्त्री के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, जिसके कारण दुखी किरण इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। जिस प्रकार कहानी की शुरुआत में किरण ने कानों में कंगना पहना था, उसी प्रकार मृत्यु से पहले भी उसने कानों में कंगना पहन रखा था। किरण के मृत्यु के उपरांत नरेंद्र को आत्मग्लानि होती है और उसके पास पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचता है। अब हम देखेंगे इस कहानी का उपदेश क्या है। इस कहानी का जो मेन उद्देश्य है वो है भारतीय नारी की महिमा का चित्रण कराना किरण के माध्यम से, पुरुष पर स्त्री गमन दोष को रेखांकित करना, पराई स्त्री गमन के दोष से अवगत कराना ताकि जीवन में अंधकार नहीं हो। आपको इस कहानी से तो इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो गई होगी। आगे हम लोग देखेंगे कुछ आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाओं में आलोचकों के कथन से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो मैंने कुछ चुनिंदा आलोचकों के ही कथन लिए हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है नामवर सिंह। कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है। वैश्या के प्रति असक्त कथानक द्वारा एक पुरुष के सुख और धन आदि को चित्रित करना ही यहाँ रचनाकार का सामान्य उपदेश रहा है। वहीं दूसरा जो कथन है वो है बचन सिंह का एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की गणना सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और गद्य शैलीकार के रूप में भी की जाती है। इस कथन को मैंने इस पीडीएफ में लिखना भूल गई हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। बचन सिंह का एक कथन है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की गणना सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और गद्य शैलीकार के रूप में भी की जाती है। अगला कथन देखेंगे गोपाल राय का। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित कहानी है, जो मन में करुणा का भाव उत्पन्न करती है। अब मैंने कानों में कंगना कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सारे तथ्यों को मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।